नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आज सोमवार को देश के महान विभूतियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में 141 लोगों को साल 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। 141 में से 118 पद्मश्री, 16 पद्म भूषण और 7 पद्म विभूषण हैं। इनमें 33 महिलाएं हैं, 18 विदेशी नागरिक भी हैं। मंगलवार को 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री हैं। 29 महिलाओं और 16 लोगों को भी मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कारों की सूची और वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों की सूची में शामिल हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है, अपना संघर्ष है। कोई सामाजिक कुरीतियों से लड़ा, कोई व्यवस्था से, कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तरह की क्रांति शुरू की। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो 2014 के पहले ये पुरस्कार एक तरह से विशिष्ट लोगों तक सीमित थे। पद्म पुरस्कारों को लेकर राजनीति होती थी, विवाद होते थे। इसलिए पद्म पुरस्कार देने की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया ताकि न्यू इंडिया के निर्माण में हर नागरिक के योगदान का महत्व समझा जा सके, उसको सम्मान मिल सके। इसलिए आज मुद्दा आपका में बात पद्म सम्मान की करेंगे। अब आम लोगों को भी कैसे पद्म पुरस्कार मिलता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इस समय पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर योगी एरन जी हैं। डॉक्टर योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। साथ ही हमारे साथ शहीद भगत सिंह सेवा दल के संचालक डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी मौजूद है, जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किया है। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश जी भी जुड़े हैं। केजी जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत डॉक्टर एरन मैं आपसे करूंगा। मैं जानना चाहूंगा, जो आपको पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में आपको मिला है? हम चाहेंगे आप खुद ही दर्शकों को अपनी कहानी, अपनी यात्रा के बारे में बताएं। मेरी आयु 85 ईयर्स है। मैं 50 साल से प्लास्टिक सर्जरी कर रहा हूँ। 2006 से फ्री प्लास्टिक सर्जरी कर रहा हूँ। मैं बर्न स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे ख्याल से देहरादून में मेरा हॉस्पिटल है। मेरे अमेरिका से टीम आती है जो फ्री सर्जरी करती है। हमारे हिमालय में दुनिया के सबसे ज़्यादा बर्न केसेस होते हैं और मेरी फैमिली में और भी पद्मश्री मिले हैं, तो मुझे थोड़ा सा आभास है कि कैसे मिलता था। जी, ये जो बर्न केस आते हैं, जी, जो व्यक्ति जल जाते हैं उत्तराखंडों में, ये कौन लोग होते हैं? क्या जो जंगलों में आग लगती है उससे प्रभावित लोग होते हैं? देखिए, ये सब जानने के लिए हमें पहाड़ में मैं गया, उनके घरों में देखा। आपको शायद सब विदित होगा कि उनके यहाँ लकड़ी के मकान होते हैं, घास की छत होती है और एक पार्टीशन होता है, उसमें नीचे जानवर रहते हैं और ऊपर फैमिली रहती है। और हर फैमिली की माँ जंगल से पानी लाती है, लकड़ी लाती है, फिर वो चूल्हे पे लगाते हैं। एक सरिया लगाया दीवार में और चूल्हे पे स्टैक कर दिए लकड़ियाँ, वो ड्राई होती रहती हैं, डेसिकेट होती रहती हैं। और कमरे में वर्मा जी 24 घंटे आग जलती है, बिकॉज दे हैव टू कीप द हाउस वार्म। जी, बाहर स्नो गिरती है। माँ के 5 बच्चे हैं। बच्चे बंद करे, बाहर से उन्होंने कुंडी लगाई और गांव में जंगल में चली गई पानी लेने। वो बच्चा जो है जब आग को देखता है तो क्रॉल करता है और हाथ जला लेता है। आप यकीन करें, मेरे पास 6 बच्चे तो ऐसे आए जो पहले ही दिन जल गए। दादी माँ उनको गर्म कर रही थी, वो गिर गए। तो बहुत ही दुख होता है देखकर। और हमारे हिंदुस्तान में लोगों को ये भी नहीं पता कि जलने के बाद क्या ट्रीटमेंट है। मान लीजिए उंगली जल गई, अब गोल पट्टी जो गांव का नंबरदार है वो कर देगा, सब चिपक जाएंगी। जी, तो बहुत ही विकट स्थिति है और रास्ता है नहीं आने जाने का। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जो पहले बर्फ़ में 6 घंटे चलते हैं,
फिर उनको सड़क पे जीप मिलती है, फिर वो शहर में आते हैं, फिर वो हमारा हॉस्पिटल ढूंढते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। बहुत विकट स्थिति है। जी जी। जितेंद्र जी, आपके बारे में तो दिल्ली में लोग जानते हैं कि किस तरह कोविड काल में आपने लोगों की मदद करी। कोविड काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई, शायद उन्हें अपने भी उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, लेकिन आप उन्हें कंधा भी दे रहे थे, उनका अंतिम संस्कार भी कर रहे थे। हजारों लोगों के आपने अंतिम संस्कार किया। पद्म पुरस्कार को लेकर आप कैसे देखते हैं? इस बार जिस तरह से पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, 25 साल से मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल रन कर रहा हूँ। जी। अनक्लेम डेड बॉडीज, एक्सीडेंटल डेड बॉडीज, जिनको कोई नहीं उठाता, चाहे वो पुलिस के द्वारा आती है, प्रशासन के द्वारा, और उनको क्रिमेट भी करना, उनकी अस्थियां विसर्जन करना, ये काम करते करते एम्बुलेंसेस बनाई, शव वाहन बनाए, आज 25 गाड़ियां हम रन कर रहे हैं जी। और ईश्वर ने इतनी शक्ति दी कि 4000 डेड बॉडी हमने कोविड की जो क्रिमेट करी। लेकिन कभी सोचा ही नहीं था पद्मश्री के बारे में, क्योंकि बचपन से एक चीज़ सुनते आए थे कि बहुत अच्छी आपकी कोई सोर्स होगी जी, या कोई तकड़ी सिफारिश होगी या आपके ऊपर कोई आशीर्वाद किसी का होगा तभी मिल सकता है। और मैं तो सच बोलूं, काम करने वालों को वैसे तो अवार्ड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक आशीर्वाद मिल जाने से काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, बूस्ट होता है। हमारे जैसे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने डेड बॉडी उठाने का काम किया, मेरे वॉरियर्स, एक ड्राइवर मेरा डेथ भी कर गया, आरिफ। मेरे दोनों बेटे, मेरा छोटा बेटा लंदन से मास्टर करके आया है जोत डिजास्टर मैनेजमेंट में, अब उसको कितना हौसला मिला। मेरा बड़ा बेटा मनीष, वो भी ये काम में लगाया जाता है। तो उनको आज पद्मश्री आने से, क्योंकि पद्मश्री शंटी को नहीं मिला, शहीद भगत सिंह सेवा दल के काम को मिला, और सरकार ने ढूंढ लिया हमको कहाँ से। हम तो सरप्राइज हो गए कि ये ऐसा भी कभी हो सकता है हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ आज तक जो सुना था हमने, आज बड़ा चेंज पाया। नहीं तो 2014 से पहले मैं कभी भी सुनता था यार तगड़ी सिफारिश वाला होगा, लेकिन अभी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मैं देख रहा था आज कोई बहुत सादे कपड़ों में भी लोग आ रहे थे, कोई बिना चप्पल के भी आ रहे थे। उनको ढूंढने के लिए किन निगाहों का इस्तेमाल किया होगा। हम तो देखो शमशान घाट पे काम करने वाले लोग हैं। मुझे लोग ऐसे भी लोग हैं जो मुझे शायद घर में मेरे साथ चाय भी ना पीना चाहें, क्योंकि मैं 22-22 घंटे शमशान घाट में कोरोना के टाइम में रहा हूँ। 18-18 घंटे मैं 18 दिन 22 दिन तक कार में सोया हूँ, अपनी एम्बुलेंस में। घर नहीं गया क्योंकि मुझे लग रहा घर वाले भी पॉजिटिव ना हो जाए। तो इसलिए हम जैसे लोगों तक लोग पहुंच गए, मैं समझता हूँ ये परमात्मा की कृपा है, और मैं राष्ट्रपति जी का और सरकार का धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। जी। एरन साहब, आपकी उम्र कितनी होगी? 85 उम्र है डॉक्टर योगी एरन साहब की। उम्र भले ही कुछ हो, लेकिन अगर इंसान के अंदर जज्बा है अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहने का, उसमें कोई साहस है या वो कुछ करना चाहता है समाज के लिए, तो उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है ऐसा अच्छा काम करने से। और इसकी मिसाल है डॉक्टर योगी एरन साहब, जिन्होंने बताया कि वो कैसे उत्तराखंड में उन लोगों की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं जिनके घर लकड़ी के बने होते हैं, वो किसी कारण जल जाते हैं, बच्चे जल जाते हैं, जंगलों में आग लगती है, वो कैसे उनका मुफ्त इलाज करते हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं की थी उन्होंने भी कि उनको कभी पुरस्कार मिलेगा। एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति भवन में ऐसे लोग देखने को मिले जो नंगे पैर आए थे। दक्षिण भारत से एक ऐसे व्यक्ति को मिला है जो ठेला लगाते हैं, एक फल का ठेला लगाते हैं, उन्होंने अपनी सारी पूंजी एक विद्यालय बनाने के लिए दे दी। उससे उन्होंने एक विद्यालय बनाया ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। समाज के लिए ऐसा समर्पण भाव के साथ लोग काम कर रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन में ऐसे लोगों का सम्मान हो रहा है तो देश भी तालियां बजा रहा है। मेरे साथ केजी सुरेश जी जुड़े हुए हैं। जो केजी सुरेश जी, 2014 से पहले जब आप भी पत्रकारिता करते थे तो तमाम तरह की खबरें सुनते थे हम लोग, किस खास व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला। आमतौर पे फोकस दिल्ली होता था, लेकिन एक बड़ा बदलाव 14 के बाद देखने को मिल रहा है। अनजान लोग, गुमनाम लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमें वो दिन याद है जब न जाने कितने लोग शहर के अंदर हमसे संपर्क किया करते थे कि अगर आपका सरकार में कोई सोर्स है तो बताइए, हमको ये पुरस्कार मिल जाए। और ज्यादातर लोग दिल्ली केंद्रित ही ये पुरस्कार होती थी और संपन्न परिवारों से होते थे। अगर इनमें से किसी ने किसी मंत्री या विधायक या सांसद का अगर इलाज किया तो इनमें कई डॉक्टरों को मिल जाता था। इतनी लंबी सूची होती थी
और 2014 के बाद जी पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है। जी यानी कि सही मायने में देश में जो अर्हता रखते हैं, जिन्होंने, चाहे वो केरल में जैसे एक आदिवासी महिला जो जड़ी बूटियों से जो इलाज करती है, जी गांव में जंगलों में आप देखेंगे कि सांप के या बिच्छू के काटने से जो है कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जंगली इलाके का, वनवासी क्षेत्रों का जी जो जड़ी बूटियां हैं उसको इकट्ठा करके जो इलाज करती हैं और न जाने कितने लोगों के जीवन की रक्षा की, उनको अब जिला स्तर पर कोई नहीं पूछता था, जी राष्ट्र स्तर पर तो छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना और उनको सम्मानित करना कि ये सिर्फ एक एलिटिस्ट नहीं है, ये संभ्रांत लोगों के लिए ही नहीं है, ये जनसाधारण की जो मेहनत, उनकी निस्वार्थ सेवा भावना, उसको मान्यता प्रदान करना है, ये एक संदेश पूरे देश में चला गया है। इसलिए अंग्रेजी में आप पद्मा पुरस्कारों को पीपल्स पद्मा कहा जाता है, यानी कि आम जनता का जो पद्मा पुरस्कार है, ये संभ्रांत और बड़े बड़े परिवारों के लोगों तक सीमित नहीं है, या जिन, यहां तक कि मुझे कहते हुए बड़ा संकोच होता है, मैं किसी पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले जितने पुरस्कार जीते हैं सब इस तरह मिले हैं, लेकिन ये एक धारणा बन गई थी कि अगर आपके मंत्रिमंडल में अच्छी पकड़ है, आप धनराशि खर्च करने के लिए तैयार है, तो आपके मिलने के गुंजाइश है। ये धारणा हमेशा के लिए 2014 के बाद ध्वस्त कर दी गई है कि आज जो है अगर आप अर्हता रखते हैं तभी जाके आप तमन्ना भी रख सकते हैं इन पुरस्कारों में। जी बिल्कुल केजी सुरेश जी, इसलिए बड़े बड़े राजनीतिक विवाद भी इस पे होते थे कि पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते थे, मीडिया में भी तमाम तरह की बहस होती थी। हर पुरस्कार पर एक डॉक्टर को मिल गया तो 10 डॉक्टर खिलाफ खड़े हो जाते थे। जी एक व्यक्ति को मिल गया तो भाई इनको क्यों दिया गया, इनके राजनीतिक संपर्क के वजह से दिया गया, इनके ये करीबी है इसलिए। लेकिन हमने 2014 के बाद देखा कि क्या प्रणब मुखर्जी क्या कभी बीजेपी से थे क्या? नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको सम्मानित किया गया। तो ये जो परंपरा है, जहां इसमें जो तटस्थता या न्यूट्रलिटी जी जो हर पुरस्कार के प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, उसको बना के रखा है कि यहां ये नहीं देखा जाता कि आप किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से करीब है इसलिए आपको मिल रहा है, या आप कोई संपन्न संभ्रांत परिवार से इसलिए आपको मिल रहा है, अपितु आप वाकई अर्हता रखते हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, ये सूची अगर देखेंगे तो किसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि इनको क्यों दिया गया। जी बिल्कुल आपत्ति कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से इसमें पारदर्शिता लाने का काम किया है, दरअसल उससे भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब सरकार ने पद्म सम्मान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को जनसाधारण के लिए खोल दिया है। अगर भारत के किसी नागरिक को लगता है कि वह भारत सरकार से प्रतिष्ठित पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान के काबिल है, तो पद्म सम्मान के सरकारी वेबसाइट पर नॉमिनेशन कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होकर अब सम्मान पा सकता है। पद्म सम्मान देने में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार ने नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म लाने और आम लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला किया था। और उसी के बाद से एक बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला कि अब लॉबिंग, या जिसे कहते हैं एक शब्द चलता है जुगाड़, वो नहीं चलती है। डॉक्टर एरन, क्या आपको उम्मीद थी इस बात की कि आपको ये सम्मान मिलेगा? कैसे आपसे संपर्क किया गया? देखिए, मैं आपको सच बातें बताता हूँ। मेरे बेटा डॉक्टर है, वो भी प्लास्टिक सर्जन है। उसने मुझसे कहा, डैडी आपकी इंक्वायरी हो रही है, जो पटवारी है, जो प्रधान है, वो आपकी इंक्वायरी कर रहा है, आप संभल जाइए। तो मैं थोड़ा सा वर्मा जी घबरा गया कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। बाद में पता चला कि पटवारी जी और प्रधान जी और गांव वालों से ये पूछा जा रहा था कि क्या डॉक्टर योगी वाकई में फ्री इलाज करते हैं। वहाँ से कहानी शुरू हुई सर, और यकीन नहीं होता। मुझे सुबह 6 बजे फोन, शाम को फ़ोन आया कि सुबह 6 बजे आपको मुख्यमंत्री के यहाँ जाना है। मैंने भाई पूछा क्यों, तो कि ऐसा ऐसा है। तो इतना ताज्जुब हुआ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने कभी इसलिए काम नहीं किया
कि मुझे पद्म पुरस्कार मिले। ये ज़रूर है कि इससे मुझे उत्साह बढ़ा, लेकिन पलट गया सब। मेरे परिवार में और भी पद्मश्री मिले हैं, तो मुख्यमंत्री गवर्नर से कहानी शुरू होती थी वर्मा जी, ये अब पटवारी से शुरू हो रही है। आप देखिए अपसाइड डाउन, जी ज़बरदस्त बदलाव है। और आज मैंने मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप बुरा मत मानिएगा, मुझे इस बात का खुद दुख है कि जब मुझे पद्म पुरस्कार मिला तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि किस किस को मिला। मैंने सब इकट्ठे करे, उनकी फ़ोटो देखी, तो मुझे ये लगा कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये तो नंगे पैर हैं। आप यकीन मानिए ये मेरी गलती थी। फिर मैंने उनकी डिटेल पढ़ी, तब मेरी समझ में आया कि ये मामूली मानव नहीं है, ये महामानव है। ऐसा कभी नहीं सोचा था, कभी, कि ऐसा भी हो सकता है जैसा अब हो रहा है। जी, एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, खुद पद्म अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। जितेंद्र जी, अगर बात हम पद्म सम्मान की करें, क्योंकि इसको लेकर काफी राजनीति एक समय देखने को मिलती थी, हर बार कोई ना कोई विवाद होता था, लेकिन एक बड़ा अंतर पिछले कुछ सालों में जो देखने को मिला, जिसकी बात डॉक्टर योगी एरन जी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री गवर्नर से शुरुआत होती थी, पुरस्कार किसे मिलना है, कैसे मिलना है, खुद कह रहे हैं, और अब पटवारी से पूछताछ होकर पुरस्कार मिल रहा है। मतलब जिसे पुरस्कार मिलना है उसको भी नहीं पता होता कि पुरस्कार इनको मिलना है। आप इस प्रक्रिया को, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, ऐसा हादसा थोड़ा सा मेरे साथ भी हुआ जी। मेरा मोबाइल फ़ोन गलती से घर रह गया और मेरी मिसेज ने फ़ोन पे मुझे बताया कि आपको इस फ़ोन पे एक कॉल आई है कि हम इंटेलिजेंस से बोल रहे हैं और आपने कितनी डेड बॉडी का क्रिमेशन किया है, हमका इसका सही ब्यौरा चाहिए। तो वो घबरा गई, कहती कोई गलत तो नहीं आपने क्रिमेशन कर दिया किसी ने, क्योंकि ऐसा हुआ था कि कई जगह पे कई लोग छोड़ के भाग गए थे बॉडीज, कई जगह नहीं, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो रोज़ मतलब 150 की एवरेज थी मेरे शमशान घाट पे सीमापुरी में। तो मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ तो नहीं गलत, लेकिन अब फ़ोन आया तो मैं कर ही लेता हूँ। फिर मुझे लगा कोई मीडिया वाले ना हो, वो भी पूछते रहते हैं। तो किसी सज्जन ने फ़ोन उठाया तो कहने लगे जी मुझे बताइए कितनी डेड बॉडी आपने पहले वाले कोरोना में किया था। मैंने कहा जी 1366 किया था। अभी कितना किया है? मैंने कहा जी तकरीबन 2700 पार कर गए हम दूसरे पैंडेमिक में। अच्छा, पेशेंट कितने उठाए हैं, मतलब पूरी डिटेल लेनी शुरू कर दी उन्होंने मेरे से, और मैं भी बताता गया। हमारे पास मॉर्ची बॉक्सेस भी हैं डेड बॉडी, जिसमें ठंडी रहती है, 2 दिन 3 दिन ठीक रह सकती है, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे भी कई हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर मॉर्चरी नहीं है, प्राइवेट छोटे छोटे हॉस्पिटल है, तो हम मॉर्चरी प्रोवाइड करते हैं। तो सारी जब डिटेल ले ली तो मुझे भी धुक धुक होने लगी जी। मैंने कहा मुझे लगता है कोई हमसे कोई गलती हो, ऐसी हो तो नहीं गई। अभी 3 दिन बीते थे तो मुझे एक पुलिस का सज्जन मिले, बहुत नीचे के लेवल के, बीट कांस्टेबल जिसको बोलते हैं। तो कहने लगे शंटी जी आपकी थाने में इंक्वायरी आई हुई है। मैं और घबरा गया। मैंने कहा ये तो कोई ऐसा लगता तो नहीं हमने कोई गलत काम किया इंटेंशनली, पर लेकिन देखिए इतना बुरा वक्त भी था हमारे साथ कि हम एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं और प्यास लग गई है और किसी होटल पे गाड़ी रोक दी तो होटल वाला होटल बंद कर देता था कि पानी नहीं देंगे, तो कोरोना वाले आ गए हैं, हमारी पीपी किट देख के। तो मैंने लगता है मैंने तो कोई गलती करी नहीं है, हमने तो लाशें जलाई हैं। और 25 तारीख की रात को जब हमारा नाम आ जाता है और मुझे एक बहुत बड़े व्यक्ति का फ़ोन आता है कि शंटी जी क्या कर रहे हैं। मैं कहा जी मैं तो सो रहा हूँ। कह रहे आप सो रहे हैं, आपका नाम तो टीवी पे आ रहा है पद्मश्री में। तो ये बदलाव मैं समझता हूँ कि एक छोटे व्यक्ति जो कार्य करता है उनको कितना मनोबल मिला होगा सूची काम करने का। उनका आगे मेरे को देख के शायद जो लोग शमशान घाट में घुसने से डरते थे, आज उनको लगेगा यार अगर शंटी शमशान घाट में सेवा कर करके यहाँ पर हो सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते। उनका मनोबल बढ़ गया नहीं काम करने का। मेरे ड्राइवर्स जिन्होंने लाशें उठाई हैं 300 400, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उनका कितना मनोबल बढ़ा। शमशान घाट में जो काम करने वाले लोग हैं सर जी, सुनिए ना, जिनको किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं कि वो 24-24 घंटे बिना रोटी खाए हुए लाशें जला रहे थे, तो आज उनको सम्मान मिला ना सर। अगर शंटी को मिला तो शहीद भगत सिंह सेवादल को मिला तो शमशान घाट को मिला। तो आपकी बात का जवाब यही है कि मुझे लगता है कि एक आम काम करने वाला छोटा सा सोशल वर्कर भी आज उभर के आया है, इससे समाज सेवा को बढ़ावा मिलेगा जी। केजी सुरेश जी, अभी मेरे साथ दो जो पद्म सम्मान से सम्मानित हैं, दोनों मेरे स्टूडियो में गेस्ट हैं, लेकिन दोनों को एक बात कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था कि इस बार का उनको पुरस्कार मिलेगा, और छानबीन एक तरह से की गई, जांच की गई कि कौन है, क्या काम करते हैं। ये जो पारदर्शिता हम देख रहे हैं, एक समय भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते थे, मुझे याद आता है। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था कि पहले उल्टा छानबीन होता था।
जो पद्मा अवार्ड लेना चाहता था वो पता करता था कि भाई मैं कैसे प्राप्त करूं इसे, कौन सा रास्ता है, कौन सा जुगाड़ है, कोई पत्रकार दिलवा सकता है, कोई मंत्री दिलाएगा, कोई राजनेता दिलाएगा, कहां कहां से फोन करवाना है, कोई अधिकारी दिलवाएगा, जी या कितना खर्च करना है। मैं तो ऐसे, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए और उचित भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, और कुछ तो वाकई काबिल लोगों को भी मिला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं जी कि 2014 से पहले किसी भी काबिल व्यक्ति को नहीं मिला, नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को भी मिला है जो सिर्फ धनबल के आधार पर, जिन्होंने ऐसे पुरस्कार पता नहीं कैसे, उन्होंने खुद दावा किया है कि भाई हमारा तो इतना खर्चा हुआ। जी और कुछ बतौर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो उन दिनों में ये अवार्ड दिलाने के लिए, लॉबी करने के लिए बतौर उनका कंसल्टेंसी होती थी। जी ये वो समय भी है, और जी पत्रकारिता जगत में हम आप इससे भली भांति वाकिफ हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहने का उससे मतलब हटकर आज पूरे शहर में ये कोई गारंटी दिला दे कि वो किसी को पद्मश्री दिला सकता है, तो मैं समझता हूं कि यह असंभव है आज किसी के भी, क्योंकि पूरा पारदर्शी प्रक्रिया, पूरी एक समिति बनती है, वो पूरा आवेदन जितने भी आते हैं उन पर चर्चा होती है, उसमें कई तरह के एलिमिनेशन होता है, कई मापदंड रखे जाते हैं, और तब जाकर जो है अंत में जो सबसे बेहतर हैं। देखिए, जब मैं दूरदर्शन में संपादक था, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, गुड न्यूज इंडिया, जी और हमने जो समाज में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं उन पर हमने जो है काम किया, गांव गांव में जाकर, जिले में। और मुझे बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस प्रोग्राम में जो लगभग 1 दर्जन के करीब लोगों को, जिनको हमने दर्शाया, उनका काम को देखकर ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर जो काम कर रहे हैं, वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे जी हैं, बिल्कुल और किसी सरकारी मदद से नहीं, और वो अपने बलबूते पर कर रहे हैं, उनको पहचाना गया। एक बात और उनके पास केजी सुरेश जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 14 से पहले जिन लोगों को सम्मान मिलता था उसमें लोग काबिल नहीं थे। बहुत काबिल लोगों को ये सम्मान मिला है, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया और उल्लेखनीय योगदान दिया। ऐसे लोगों को सम्मान मिला है 14 से पहले भी। लेकिन 14 से पहले जिस तरह के सवाल उठते थे, जिस तरह के विवाद उठते थे, जिस तरह की राजनीति होती थी, वो अपने में एक पहलू है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल और उठता था। वो सवाल ये था कि 14 से पहले जब पुरस्कार मिलते थे तो जो सूची आती थी उसमें से अधिकांश लोग दिल्ली के या दिल्ली के आसपास के होते थे। अब हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव के व्यक्ति को भी पुरस्कार ये मिल रहा है, बिहार के या झारखंड के किसी वनवासी क्षेत्र के व्यक्ति को भी यह सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को भी सम्मान मिल रहा है, दलित समाज को भी मिल रहा है, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, काम का सम्मान हो रहा है, सेवा का सम्मान हो रहा है। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल, पूरी तरह। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये विकेंद्रीकरण हुआ है। ये पहले जो दिल्ली के कुछ लोगों तक जो लाभ रहता था, या दिल्ली तक जिनकी पहुंच है, याद रखें ये वो लोग हैं जो शायद जिला कलेक्टर से नहीं मिल सकते हैं, ये वो लोग हैं जो राज्य के मंत्री को छोड़िए, राजधानी में कभी अपने राज्य की राजधानी में गए नहीं होंगे। ऐसे लोगों को आप, जिसे कहते हैं कि वो एक अजनबी रहे हैं, जिनको शायद उनके अपने उस गांव या वनवासी क्षेत्र के आगे कोई जानता नहीं था, लेकिन उन लोगों को भी पहचाना गया, उनके कार्य को सम्मानित किया गया, और उससे समाज में एक नई ऊर्जा जगी है कि अच्छा, निस्वार्थ भावना से काम करने में जो है वो नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना क्षमता, कितना वित्तीय क्षमता है, कितनी आर्थिक ताकत है आपकी, बल्कि आपके काम को मान्यता मिलती है। इससे, जैसे शंटी जी ने कहा कि आज जो है हर व्यक्ति को लगने लगा कि जो है मैं भी सम्मान का पात्र हो सकता हूं, और ये सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर योगी एरन साहब, आप उत्तराखंड से आते हैं जी, और एक देहरादून के पास आप रहते हैं, आपका जो भी अस्पताल है वहां पे इलाज करते हैं। दिल्ली से बाहर कोने कोने से देश के एक वृद्ध भारत की मैं छवि देख रहा हूं इन पुरस्कारों में। किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का, किसी एक राज्य का मुझे कोई वो दिखाई नहीं दे रहा है केंद्र। जैसे कभी चर्चा होती थी कि दिल्ली के ही लोगों को पुरस्कार मिल जाया करते थे। इस बदलाव को आप कैसे महसूस कर रहे हैं? जबरदस्त, असंभव को संभव होते देख रहा हूँ। आप यकीन मानिए, जब वहाँ नंगे पैर
लोग पद्म पुरस्कार ले रहे थे, जिनको मैं हीन दृष्टि से देख रहा था, वर्मा जी उन्हें उनके कार्यशैली को देखकर, उन्होंने जो काम किए हैं, एक ठेली लगाता है फल वाला और बचे हुए पैसे से स्कूल खोलता है, तब से मैं उनको अपने से महान समझता हूँ। जी। मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं वो। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं पद्म सम्मानों की, तो ऐसी एक लंबी सूची है जिन लोगों ने अपने सेवा कार्यों से, अपने काम से समाज को दिशा देने का काम किया है, दूसरों की मदद करने का काम किया है, खुद तकलीफ उठाई लेकिन दूसरों की मदद की, और यही एक सेवा का सम्मान है, यही पद्म सम्मान है। जितेंद्र शंती जी, आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद। डॉक्टर योगी एरन जी और केजी सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।